सवाल नंबर 3, नीचे दी हुई दो अभिधारणाओं पर विचार कीजिए। दो बिंदु ए और बी दिए रहने पर एक ऐसा बिंदु सी विद्यमान है जो ए और बी के मध्य स्थित है। हमें क्या है, दो बिंदु दे रखे हैं और भी इस प्रकार दिए हुए हैं कि सी क्या है उसका मध्य बिंदु, ये बताना है। ठीक है, अब पहली अवधारणा में क्या देखा है, दो बिंदु दे रखे हैं, जैसे एक बिंदु ये रहा, दूसरा बिंदु ये रहा। ठीक है, ए और बी दो बिंदु दे रखे हैं और उसमें कहा है कि जो सी है इनका क्या है, मध्य बिंदु है। तो हमने क्या कर दिया, सी लिख दिया और सी इसका क्या हो गया, मध्य बिंदु। इस प्रकार यह हमें बताना था। अब 2 नंबर में क्या कहा है, यहाँ कम से कम ऐसे 3 बिंदु विद्यमान हैं जो कि वे एक ही रेखा पर स्थित नहीं है। 3 बिंदु विद्यमान है जो कि क्या है, एक ही रेखा पर स्थित नहीं है। दूसरा, हमें 3 बिंदु दे रखे हैं जो कि एक ही रेखा पर नहीं है। तो एक बिंदु ये रहा, दूसरा बिंदु ये रहा। ठीक है, इनको मैंने बना दिया ए और बी जो कि एक रेखा पर है। परंतु इसने कहा तीसरा बिंदु ऐसा स्थित है जो एक ही रेखा पर नहीं हो, तो मैं कहता हूं कि तीसरा बिंदु सी यहाँ है। तो ये क्या है, रेखा पर नहीं है। आगे दे रखा है, क्या इन अवधारणाओं में कोई अपरिभाषित शब्द है। हमें बताना है कि इन अवधारणाओं में कोई अपरिभाषित शब्द है क्या। तो हम लिखेंगे हाँ, इन अभिधारणाओं में दो पद अपरिभाषित हैं। दो पद अपरिभाषित है, कौन कौन से। नंबर 1 बिंदु, ठीक है, क्योंकि हम बिंदु की बात करें। एक और दूसरा पद क्या हो जाएगा, रेखा, जैसे एक रेखा होगी। तो ये 2 पद हैं। ठीक है, आगे क्या कहा है, क्या ये अभिधारणाएं अविरोधी है, क्या ये यूक्लिड की अभिधारणा से प्राप्त होती है, स्पष्ट कीजिए। पूछा कि क्या ये अभिधारणाएं अविरोधी है, क्या ये यूक्लिड की अभिधारणा से प्राप्त होती है, स्पष्ट कीजिए। तो हम कहेंगे हाँ, ये अभिधारणा क्या है, अविरोधी है। ठीक है, तो ये अभिधारणा क्या अविरोधी है और ये यूक्लिड की अभिधारणा से प्राप्त नहीं होती है। तो हम लिखेंगे नहीं, ये यूक्लिड की अभिधारणा से प्राप्त नहीं होती है। क्योंकि स्पष्ट करना है, तो क्योंकि यूक्लिड की अभिधारणा एक के अनुसार किन्हीं भी दो भिन्न भिन्न बिंदुओं से एक अद्वितीय रेखा खींची जा सकती है। तो इन्होंने कहा है कि यूक्लिड की अभिधारणा एक कहती है कि जो दो भिन्न भिन्न बिंदु हैं उनसे क्या है, एक अद्वितीय रेखा खींची जा सकती है। सवाल नंबर 4, यदि दो बिंदु ए और बी के बीच एक बिंदु सी ऐसा स्थित है, ए और बी के बीच एक बिंदु सी ऐसा स्थित है कि ए सी बराबर बी सी, तो सिद्ध कीजिए कि ए सी बराबर हाफ ए बी। ए सी बराबर हाफ ए बी, एक आकृति खींचकर इसे स्पष्ट कीजिए। सवाल नंबर 4 में दे रखा है कि दो बिंदु दे रखे हैं ए और बी। ये ए है, ये बी है। ठीक है, और दो बिंदु दे रखे हैं ए और बी, तो इनको मैंने मिला दिया। इनके मध्य एक बिंदु सी, ठीक है, इस प्रकार दे रखा है। ठीक है, कि ए सी बराबर बी सी दिया क्या है, सवाल में यहाँ लिखेंगे दिया है ए सी बराबर क्या है, बी सी। ये दूरी और ये दूरी दोनों क्या है, बराबर है। सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना। सिद्ध हमें क्या करना है, ए सी बराबर हाफ ए बी, ये हमें सिद्ध करना है। तो सबसे पहले सवाल में हमें दे रखा है कि ए सी बराबर क्या है, बी सी, ये दिया है। तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ ए सी को जोड़ देंगे। तो लिखेंगे दोनों तरफ
AC जोड़ने पर, इधर भी AC जोड़ेंगे, AC प्लस AC बराबर इधर जोड़ेंगे BC प्लस AC। अब AC प्लस AC कितनी हो जाएगी, 2AC, और BC प्लस AC ये रही BC, और इसमें क्या हम AC जोड़ेंगे तो ये पूरी क्या हो जाएगी, AB हो जाएगी। तो यहाँ हो जाएगा AB। तो AC बराबर कितना हो जाएगा, ये 2 इधर आएगा तो भाग में, तो 1/2 AB। ये हमें सिद्ध करना था। सवाल नंबर 5, प्रश्न 4 में C रेखाखंड AB का मध्य बिंदु कहलाता है। सिद्ध कीजिए कि एक रेखाखंड का एक और केवल एक ही मध्य बिंदु होता है। हमें सिद्ध करना है कि रेखाखंड का केवल एक ही मध्य बिंदु होता है, ठीक है। और इन्होंने कहा है कि C AB का क्या है, मध्य बिंदु है। सवाल नंबर 5, ठीक है। सवाल नंबर 5 में क्या कहा है कि A और B है, इनका मध्य बिंदु क्या है, C है, ये दे रखा है। और हमें सिद्ध करना है कि एक रेखाखंड का एक और केवल एक ही मध्य बिंदु होता है, ठीक है। तो हमें सिद्ध करना है कि एक ही मध्य बिंदु होता है। इसके लिए हमने क्या क्या माना, हमने माना कि यहाँ जो एक बिंदु और मान लिया D, हमने माना कि जो D है वो AB का क्या है, मध्य बिंदु, ये हमने माना है। तो हम लिखेंगे माना, सिद्ध करने के लिए मानना पड़ेगा, इसलिए माना D AB का एक और मध्य बिंदु है। तो हमने माना कि जो D है AB का क्या है, मध्य बिंदु है। तो इससे क्या होगा, मध्य बिंदु है तो क्या होगा, AD बराबर क्या हो जाएगा, DB। तो हम लिखेंगे AD बराबर क्या हो जाएगा, DB, समीकरण 1, ठीक है। और प्रश्नानुसार, प्रश्न में क्या दे रखा है, प्रश्नानुसार हमें सवाल में क्या दे रखा है कि C है जो किसका मध्य बिंदु है, C AB का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है। C AB का क्या है, मध्य बिंदु है। तो अगर मध्य बिंदु है तो AC बराबर क्या हो जाएगा, CB। तो हो जाएगा AC बराबर क्या हो जाएगा, CB। समीकरण 2 हम क्या करेंगे, समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटाने पर, तो समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाएंगे, AC में से क्या घटाएंगे, AC माइनस AD बराबर यहाँ क्या दे रखा है, CB, CB में से क्या घटाएंगे, DB घटाएंगे, ठीक है। तो अब देखो ये रहा AC, ठीक है। और AC में जो AC है, AC में से क्या घटाना है, AD, इतनी की दूरी घटानी है। इस पूरी में से ये AD घटाएंगे तो हमारे पास में क्या बच जाएगा, DC बच जाएगा। तो हम यहाँ लिख देंगे DC बराबर, अब क्या दे रखा है, CB दे रखा है, ये रहा CB, और माइनस क्या करना है, DB। तो DB देखो ज़्यादा है, DB क्या है, ज़्यादा है, और CB क्या है, कम है। तो ये दूरी किस में बचेगी, माइनस में बचेगी। तो यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस का क्या आ जाएगा, DC आ जाएगा। ये देखो ये पूरी क्या है, CB में से हमें क्या घटाना है, DB घटाना है। घटाने पर तो हमारे पास में क्या बचेगा, माइनस में CD बचेगा, ठीक। अब ये CD इधर आएगा, DC इधर आएगा, तो DC प्लस DC बराबर क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि इधर आएगा तो प्लस का हो गया। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 DC बराबर 0, DC बराबर क्या हो जाएगा, 0/2 बराबर भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो जो DC की दूरी है वह क्या है, 0 है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो C और D है वो बिंदु क्या है, संपातीय, मतलब एक ही पॉइंट पर स्थित है ये दोनों C और D। तो हम कहेंगे, मैं यहाँ लिख देता हूँ, अतः C व D बिंदु C और D बिंदु क्या है, संपाती है। तो इस प्रकार एक रेखाखंड, इस प्रकार एक रेखाखंड
का एक रेखाखंड का एक और केवल एक ही मध्य बिंदु होता है। एक और केवल एक ही मध्य बिंदु होता है, ये हमें सिद्ध करना था। सवाल नंबर 6 में दे रखा आकृति 5.10 में AC बराबर BD, AC और BD क्या है, बराबर है। सिद्ध कीजिए कि AB बराबर क्या है, CD। हमें AB बराबर क्या है, CD सिद्ध करना है। सवाल नंबर 6 में ये आकृति दे रखी है जिसमें क्या कहा है, AC बराबर है BD। जो ये AC है और ये BD दूरी है, दोनों क्या है, बराबर है। हमें सिद्ध करना है AB बराबर CD। ये AB और ये CD दूरी दोनों क्या है, बराबर है। इसके लिए हम क्या करेंगे, जो दिया है उसको लिखेंगे। क्या दिया है, AC बराबर क्या दे रखा है, BD। ठीक है, अब ध्यानपूर्वक देखना कि AC ये दूरी है, यहाँ से यहाँ तक AC है। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, AC दूरी को मैं इस प्रकार लिख सकता हूँ AB प्लस BC। तो AC को मैं इस प्रकार लिख सकता हूँ कि AB प्लस क्या है, BC। इसी प्रकार ये दूरी दे रखी है पूरी BD, तो BD को क्या लिख सकता हूँ, BC प्लस CD। तो मैंने लिख दिया BC प्लस CD। अब इधर BC प्लस में इधर भी प्लस में, दोनों क्या है, कट जाएगी। AB बराबर क्या हो जाएगा, CD, जो कि हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। सवाल नंबर 7 में क्या है कि यूक्लिड की अभिघृतों की सूची में दिया हुआ अभिघृत 5 एक सर्वव्यापी सत्य क्यों माना जाता है। हमें ये बताना है कि सत्य क्यों माना जाता है। सवाल नंबर 7 का आंसर क्या है, क्योंकि अभिघृत 5 कहता है कि पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है, क्योंकि ब्रह्मांड की हर वस्तु के लिए सत्य है। इसमें क्या कहता है कि जो पूर्ण है वो अपने अंश से क्या होता है, या अपने भाग से क्या होता है, बड़ा होता है। जैसे कि मैंने माना कि ये कोई घन है, ठीक है, ये पूर्ण है, ठीक है, तो इसका अंश ये हुआ, ठीक है, इसका अंश मतलब ये छोटा सा अंश है, तो ये पूर्ण क्या है, हमेशा ही बड़ा होगा अंश से। यही बोल रहा है कि पूर्ण है जो अपने भाग से क्या होता है, सत्य होता है। ये ब्रह्मांड के लिए, हर वस्तु के लिए ही सत्य है कि उसका पूर्ण है जो उसके कोई भी एक अंश है, एक भाग है, उससे क्या होगा, हमेशा ही बड़ा होता है। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।